तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स होता कैसे है, क्योंकि अब हमें पता है कि कंडीशंस क्या है इंटरफेरेंस के। बेसिक थ्योरी ये है कि वेव्स ऐड होते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने के लिए। तो हम एक लाइट वेव लेते हैं y1 इक्वल a cos ओमेगा t। उसका इक्वेशन अगर ये है तो उसकी ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगी, एक कोसाइन कर्व की तरह। और कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट t1 पर उसकी डिस्प्लेसमेंट हम मानते हैं y1 है। अब जो दूसरा वेव है जो इसके साथ इंटरफियर कर रहा है और इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है, उसका वेवलेंथ सेम होना चाहिए कोहेरेंस के लिए, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच का कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसकी इक्वेशन हम मान के चलेंगे a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो उसकी भी इक्वेशन कोसाइन कर्व ही होगी बट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगी। अब उसी टाइम t1 पर जब ऊपर वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, नीचे वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा y2। अब ये दोनों ऐड करके ही इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। इसका मतलब ये है, अगर इन दोनों को ऐड करना है, सेम पॉइंट t1 पर जो रिजल्टेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2। सो इसको मैथमेटिकली कंप्यूट करते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब y1 a cos ओमेगा t है, y2 a cos ओमेगा t प्लस फाई है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट है y1 प्लस y2। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, तो एट एनी पॉइंट इन द मीडियम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड होता है हर इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर सम करो। तो हम वही करने वाले हैं, y इक्वल्स y1 प्लस y2। y1 a cos ओमेगा t है और y2 a cos ओमेगा t प्लस फाई है। So y of the resultant is a cos omega t plus a cos omega t plus phi। अब इसमें a कॉमन ले ले तो मिल जाता है cos omega t plus cos omega t plus phi, जिसका एक्सप्रेशन cos c plus cos d की तरह दिखता है। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि cos c plus cos d is nothing but 2 cos c minus d by 2 cos c plus d by 2। तो ये लगाएं हम ये एक्सप्रेशन, तो मेरा y बन जाता है 2a cos phi by 2 cos ओमेगा t प्लस फाई बाई 2। अब ये जो 2a cos phi by 2 है, दिस डज नॉट हैव टाइम इन इट, वो टाइम वेरिंग नहीं है, राइट। सो उसको हम लिखते हैं एज a बिकॉज इट हैज नो टाइम इन इट। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है y ऑफ द वेव इज a cos ओमेगा t प्लस फाई बाई 2। यही है द इंटरफेरेंस पैटर्न का इक्वेशन। a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है विच इज इक्वल टू 2a cos phi by 2। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स इंटरफेयर करके कुछ बड़ा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, वो कंप्लीटली ऐड हो रहे हैं। अब इंटेंसिटी हम जानते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वी हैव स्टडीड दिस इन वेव्स। अब एम्पलीट्यूड हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 2a cos phi by 2 है, सो इंटेंसिटी हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर phi by 2, क्योंकि जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उसकी एम्पलीट्यूड 2a cos phi by 2 होता है, ये हमने देखा है। तो इसका मतलब I मस्ट बी इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर phi by 2। सो क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर phi by 2, तो मैं लिख सकता हूं I इज सम कांस्टेंट टाइम cos स्क्वायर phi by 2। अब इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए cos स्क्वायर phi by 2 1 होगा, क्योंकि cos स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब cos स्क्वायर phi by 2 1 होने के लिए या तो cos phi by 2 प्लस 1 हो सकता है या माइनस 1 हो सकता है। इसका मतलब phi by 2 या तो 0 हो सकता है, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब जो phi की वैल्यू है वो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स प्लस माइनस पाई, 2 टाइम्स प्लस माइनस n पाई ऐसे होगा। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा कंडीशन ये है कि जो फेज डिफरेंस phi है दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में, वो प्लस माइनस 2n पाई के फॉर्म में होता है, जहां पे n कोई भी इंटीजर है। अब हमने वेव्स में पढ़ा है कि अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन वेव्स, हेंस करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 2n पाई। सो द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो कंडीशन है, या तो कहें हम ये कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस 2n पाई है जहां पे n कोई भी इंटीजर है, या हम कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है इंटरफेयरिंग वेव्स का वो n टाइम्स वेवलेंथ है, जहां पे n इज एन इंटीजर।
सो वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल अगर पाथ डिफरेंस रहा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. सो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देर आर टू वेव्स, दोनों का एम्पलीट्यूड ए ही है, and because the phase difference is zero, what basically happens is when they get added, दोनों amplitude add हो जाते हैं and the amplitude of the resultant wave is 2a. अब destructive interference में क्या होता है? Destructive interference में intensity zero हो जाता है. So hence I जो I naught cos square phi by 2 था, I को zero होना पड़ेगा और वो तभी होगा जब cos square phi by 2 zero होगा. अब cos स्क्वायर फाई बाई 2 जीरो होगा कब? जब फाई या तो जीरो होगा, प्लस माइनस पाई होगा, प्लस माइनस 3 पाई, या प्लस माइनस एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. तो फेज डिफरेंस जब प्लस माइनस एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस हो जाता है 2n प्लस 1 इंटू पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई. सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दी path difference must be an odd multiple of lambda by 2, 2n plus 1 into lambda by 2. So destructive interference को अगर आपको देखना है, so there is one wave like this, the other wave जो out of phase है. तो ये दोनों जब add होते हैं, phase difference clearly इन दोनों के बीच का पाई है, तो path difference lambda by 2 है. इनके add होने पर what basically happens is ऊपर का जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे के नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से कैंसिल हो जाता है, एंड द रिजल्टिंग वेव इज जीरो. राइट, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये वेव्स, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड देयर इज नो रिजल्टेंट वेव. एवरी पॉइंट पे देख सकते हैं एम्पलीट्यूड टोटल जीरो ही होगा, क्योंकि ऊपर का एम्पलीट्यूड नीचे के एम्पलीट्यूड का नेगेटिव है. सो क्लियरली इंटरफेरेंस का पैटर्न कुछ ऐसे दिखता है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था. सो द ब्राइट स्पॉट्स आर दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो ब्लैक बैंड्स है स्क्रीन पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले रीजन्स हैं. तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट हैंड साइड में आपको दो सोर्सेज दिख रहे हैं, S1 और S2. इन दोनों में से वेव्स निकलते हैं. सो ये वेव्स में जो ब्लू कलर पार्ट है और जो रेड कलर पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं. राइट, इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है. सो क्लियरली जहां पे इक्वल फेज वाले इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे ब्राइट होगा. सो रेड और रेड, ब्लू और ब्लू, रेड और रेड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सारे पॉइंट्स पे देयर विल बी बेसिकली अ ब्राइट फ्रिंज. और जहां पे अलग अलग कलर्स के पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब एक रेड वेवलेट और एक ब्लू वेवलेट जो एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं और पाई फेज डिफरेंस है उनके बीच में, वहां पे डार्क बैंड्स बनेंगे अगर हम स्क्रीन डालें तो. So that's how there are alternate bright bands and dark bands.